Good afternoon, Good afternoon. everyone. Okay, shall we start? Shall we Yes, start? ma'am. Okay. यहाँ पे देखिए, अभी न्यू क्वेश्चन है. कल yesterday we were discussing about which was the last point. Do you remember? Political environment. Okay, very good. That today we are going to discuss the biotic or living environment. Okay. अभी हम biotic environment, living environment की बात करेंगे. Okay. First point, natural vegetation. The vegetation cover is directly depend on the climate. Natural vegetation provides us timber, wood, fruits. Limbering is an important activity in the area of softwood. Coniferous regions is help to develop the paper, pulp, and shipbuilding industry. I think this point is already done. This point is already done. Yesterday I already discussed that natural vegetation and something like that. Yes or no? Yes, ma'am. Biotic environment, social environment और political environment हो गया इससे. ओके, मैं वही बोल रही हूँ कि अभी ये पॉइंट तो हो गया है. ओके, आगे देखते हैं. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया है ना? ओके, Yes, अभी ma'am. हो गया. ओके, आगे का न्यू क्वेश्चन, द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. ओके, अभी हम देखेंगे. The development of science and technology has raised up the position of man from being at the mercy of nature to one who can exploit its resources. जैसे जब हम पास और प्रेजेंट की बात करते हैं तो जब से मानव जाति धरती पे हमें दिखाई दे रही है तो उसने सबसे ज़्यादा जो धरती पे जो हम बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ है दैट साइंस विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से, तो उसने ज़्यादा से ज़्यादा जो क्या बोलते हैं नेचर है उसको इस्तेमाल भी किया, उसको एक्सप्लोटेशन भी किया है. ओके, तो आगे देखेंगे. मैन हैज़ ओवरकम द बैरियर्स ऑफ एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट टुडे कैन प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स इन द एरिया दैट वर अनसुटेबल फॉर द प्रोडक्शन. तो जो इंसान है उसने सारे जो हदें हैं वो सब कुछ पार कर दिए. उसने नेचर को तो एक्सप्लोइट किया ही है, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द लिविंग बींग्स और द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट मैन हैज़ एक्सप्लोइट द नेचर वेरी मच. ओके, तो उसने क्या किया, इन्वायरमेंट को इन्वायरमेंट के जैसे नहीं रखे, लेकिन जो सर्टेन गुड्स और सर्टेन जो प्रोडक्ट्स हैं जिस एरिया में नहीं होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स उनके लिए सुटेबल नहीं है, जो एरिया उनके लिए सुटेबल नहीं है, वहाँ पे भी उसने वो यहाँ पे उसने कोशिश की है. ओके, he has converted the temperate grassland into the areas producing wheat and corn on the large scale. तो उसने क्या किया, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, जो ग्रासलैंड हम बोलते हैं, तो फॉर एग्जांपल वीट वगैरह जो कॉर्न वगैरह होता है वो कैसे लैंड में होता है, प्लेन एरिया में होता है. ओके, लेकिन उसने क्या किया, जो ग्रासलैंड है उसको उसने काम में उसमें कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद वहाँ पे उसने गेहूँ या और कॉर्न ऐसे अनाज उगाए, तो जिसकी वजह वो भी ज़्यादा मात्रा में उगाए, तो जिसकी वजह से बाय द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी विच डज द एंटायर फार्म वर्क फ्रॉम प्लाउइंग टू हार्वेस्टिंग. और उसने क्या किया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया प्लाउइंग के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, कॉर्न और जो वीट है उसको उगाने के लिए ग्रासलैंड की ज़मीन पर, ग्रासलैंड पर उसने क्या किया, मशीनरी की हिसाब से और मशीनरी के मदद से उसने गेहूँ और कॉर्न, जो हम बोलते हैं कॉर्न, उसको उगाने की कोशिश की है. सो दिस ऑल्सो रिक्वायर्स द लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि फॉर एग्जाम्पल जो सुटेबल एटमोसफियर है, जो सुटेबल लैंड है, वहीं पे वही चीज़ें उगानी चाहिए और प्लाउइंग करनी चाहिए, हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. लेकिन जब हम नेचर के ऑपोजिट जाते हैं या हार्वेस्टिंग या इसके ऑपोजिट में जाते हैं, प्लाउइंग के नेचर के ऑपोजिट में जाते हैं, तो उससे ज़्यादा हमको इन्वेस्ट करना पड़ता है. So do you understand this point properly?
Yes, यस ma'am. मैम। उसकी वजह से क्या होता है, अभी दूसरा एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक ही एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल दूंगी कि जैसे हमारे यहाँ पे राइस, ओके, साउथ में ज़्यादा राइस होता है, तो वो जो लैंड है उसके लिए सुटेबल है, जो एटमॉस्फेयर उसके लिए सुटेबल है। लेकिन हम यहाँ पे गेहूँ उगाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हमको इन्वेस्टमेंट कैसा करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। एम आई राइट? इन्वेस्टमेंट कैसा यस मैम, करना पड़ेगा, ज़्यादा करना ज्यादा पड़ेगा। करना। Okay, so this also requires the large capital investment. He also expanded his search for mineral resources to deep sea beds and polar regions. तो उसने क्या किया, मिनरल्स पाने के लिए उसने क्या किया, मिनरल्स हमको ज़्यादातर हमको टेरिटेरियल, या हम आगे पढ़ चुके हैं, पर्टिकुलर रीजन में हमको दिखाई देते हैं। तो उसने वो मिनरल्स पाने के लिए वो समुंदर के नीचे तक गया कि पोलर रीजन में भी उसने मिनरल्स पाने के लिए उसने वो जगह भी नहीं छोड़ी। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? यस मैम। ओके, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। आगे देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, the development of infrastructure is also greatly influenced by the availability of capital and technology. तो जैसे हम एफसी में पढ़ चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे है, तो जिस जिस रीजन में है तो उसका उस रीजन के हिसाब से उसका इनकम कितना होगा, इसका कैपिटल कितना होगा, वहाँ पे टेक्नोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुई है उस पर डिपेंड रहता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो इकोनॉमी बैकबोन होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहाँ पे इकोनॉमी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट दापोली, आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सो गुड and is not so bad, but here we can't see the industrialization or something like that. Okay, इतना अच्छा नहीं है हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नहीं है। डेवलपमेंट है, नहीं है। तो व्हेन वी कंपेयर मुंबई एंड दापोली, तो कहाँ पे इकोनॉमी आपको ज्यादा दिखाई देगी, कहाँ पे मुंबई। इकोनॉमी, मुंबई में, Mumbai. क्योंकि मॉल्स आर अवेलेबल, हाँ, दैट इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग्स आर अवेलेबल, big offices are available, and everything is available in Mumbai when we compare Mumbai and Napoli. Okay, therefore the development of manufacturing, trade, commerce is depend on the infrastructure which require capital and technological advancement in the form of communication facilities, speedy transport and banking. Okay, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम आगे का पॉइंट एफसी में पढ़ चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो जितना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा उतना वहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा होगा, तो स्पीडी ट्रांसपोर्ट होगा, और ट्रांसपोर्ट की वजह से बैंकिंग भी अच्छा होगा। तो कम्युनिकेशन यहाँ पे होना जरूरी है। तो यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है तो एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं आपको फिर से देखती हूँ, मैं फिर से समझाती हूँ कि जो इंसान है, जो जब से उसने धरती पे पांव रखा है तब से वो नेचर के साथ खेल रहा है अपने हिसाब से। ओके, नेचर के साथ खेल रहा है। फॉर एग्जांपल जो क्रॉप्स वगैरह होते हैं, ओके, कि जो थाली में थाली में हमारे पास जो अनाज आता है, तो वो आपको पता है कि कितना सेफ है और नहीं है, आपको पता है, यस और नो, सेफ है या नहीं है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं? नो इसका मैम। नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी क्रॉप को उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, तो वो क्या करता है, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है। जैसे आपने देखा भी होगा, ओके, कभी कभी हमें जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं
तो वहाँ पे हमको जो उसके उसके ऊपर एक वाइट लेयर दिखता है, तो वो लेयर वो किसका होता है, फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल किया गया है उसका लेयर होता है। इसके लिए सब्जी और फल को थोड़ी देर पानी में रखने के बाद उसको धोने चाहिए, गर्म पानी से धोने चाहिए या धोने चाहिए, उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एम आई राइट? एम आई राइट? यस मैम, यस ओके। मैम। फॉर एग्जाम्पल जो जमीन जिस अनाज से रिलेटेड मीन्स जिस जमीन में जिस प्रकार का अनाज बोया जाता है, क्योंकि वो सुटेबल उसके लिए होना चाहिए, उसके लिए होना चाहिए। तो उस पे उसने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया कि जो इंसान है, तो गेहूं और जो हम बोलते हैं कॉर्न है, वीट और कॉर्न, इसी किसी और जमीन में जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा उसका पैसा भी बर्बाद होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वर्कर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसको हर एक चीज़ में उसको डबल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और रिजल्ट मिला तो ठीक है, रिजल्ट नहीं मिला तो सब कुछ क्या हो गया, जीरो हो गया ना। रिजल्ट नहीं मिला तो सब कुछ क्या होगा, जीरो होगा कि नहीं। तो जिस जमीन में वहाँ पे सुटेबल क्रॉप होना चाहिए वही उसको उगाना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, आउट ऑफ बॉक्स सोचा। हाँ, थोड़ा सा ट्राई करके देखते, थोड़ा सा इस्तेमाल करके देखते हैं। ओके, तो उसने गेहूं और कॉर्न, ये दोनों ही चीज़ें कैसी जमीन में उगाई जहाँ पे उसको सुटेबल एटमोसफियर नहीं था। ठीक है, अंडरस्टैंड? यस मैम। ओके यस मैम। ओके। अभी ये पिक्चर आपको दिखा रहे तो आपको शायद अंदाजा लगा होगा कि अभी मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ। ओके, अभी न्यू क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अभी ये हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। ओके, वाटर के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, आपके फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी पहले मैं पढ़ती हूँ, मैं आपको बाद में क्वेश्चन पूछती हूँ। मेनी टाइम वाटर इज कंसिडर्ड एज द elixir of the life. The survival of living all living forms totally depend on the water. Okay, that we are human beings, animals, all of us, we are totally depend on the water. Okay, so water is the important factor of our life. Okay, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमको पता है कि हमें दिन में कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, कम से कम हमें कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, कितने ग्लास पानी पीना चाहिए, कितने ग्लास पानी पीना चाहिए कम से कम दिन में हमको, उत्तर दे, कितने ग्लास पानी पीना चाहिए हमको जनरली, हमें कितना ग्लास पानी पीना चाहिए, कितना ग्लास पानी पीना चाहिए? 5 और ऊपर। 5 के ऊपर मीन्स 8 और 10 ग्लास पानी पीना चाहिए कम से कम दिन में। ओके, लेकिन हम इतना पानी पीते हैं क्या, इतना पानी पीते हैं? नहीं। यस। क्यों, रीजन क्या है, हमारी हैबिट क्या है, ये हमारे हैबिट क्या है, जब भी हम पानी का ग्लास लेते हैं, पानी लेते हैं तो पूरा ग्लास लेते हैं, लेकिन उसमें से भी हम पूरा ग्लास कभी कभी पीते हैं क्या, पीते हैं? नहीं, आधा पानी क्या करते हैं हम लोग, वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, फेंक देते हैं। तो उसका नुकसान किसको हो रहा है, हमको ही हो रहा है और नेचर को हो रहा है। कि जैसे हमको पता है, जो हम दापोली में रहते हैं, दापोली घर है यहाँ पे, ओके, दापोली में रहते हैं, तो हमें पानी की कमी कब महसूस दिखाई देती है, पानी हमें कब नहीं मिलता है, मई के महीने में। मई के महीने में, तभी हमको पता चलता है पानी का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, पानी का इम्पोर्टेंस क्या है। जब पानी नहीं मिलता है तो जब आप सोचो कि रेगिस्तान में क्या हालत होगी, रेगिस्तान में क्या हालत होगी। ओके, so it is an important requirement for agriculture, aquaculture and industrial development. तो पानी का इस्तेमाल हर एक सेक्टर में होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, एक्वाकल्चर हो या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। द सर्वाइवल ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड्स ऑन द वाटर। ये हमको सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं कि जो सर्वाइवल है प्लांट्स और एनिमल्स का, तो वो पानी पे डिपेंड है, मीन्स ह्यूमन बींग्स ऑल्सो। ओके, then dehydration will kill us faster than starvation. डिहाइड्रेशन में ज़्यादा पसीना होना। ओके, तो डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है, हमारा जो
बॉडी का जो वाटर होता है, पानी होता है, शरीर का पानी, वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। कैसे हो जाता है, कम हो जाता है। जितना ज्यादा पसीना आता है आपको, उसका मतलब ये होता है कि आपके जो शरीर में से पानी की मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू Yes, अंडरस्टैंड ma'am. दिस पॉइंट? ओके। Yes, ma'am. दूसरा है Yes, ma'am. स्टारवेशन। स्टारवेशन मीन्स, स्टारवेशन का मतलब क्या? अंबर, स्टारवेशन का मतलब क्या? नहीं मालूम मैडम। नहीं मालूम, ओके। स्टारवेशन मतलब भूख, भूख होती है ना, भूख से जो कि खाना नहीं मिलता है। तो जब खाना नहीं मिलता है तो उससे बेटर, उससे ये कभी कभी हम खाना नहीं मिलता है तो हम जी सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जी सकते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम नहीं खाया हमने, खाना नहीं खाया तो चलता है, लेकिन आपने पानी ही नहीं पिया दिन में, तो आपका चेहरा कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा सबका? हमारी एनर्जी कैसे हो जाएगी, लो या हाई? लो हो Low जाएगा। हो लो जाएगा. हो लो जाएगी, ओके। गला सूख जाता है, लो चेहरा चेहरा सूख जाता है, वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो डिहाइड्रेशन, ज्यादा पसीना होना, तो वो भूख, जो हम बोलते हैं कि भूखमरी बोलते हैं, कि जिसको खाना नहीं बोलते हैं वो ज्यादा डेंजरस है। ओके। 2% ऑफ ड्रॉप इन बॉडी वाटर कैन लीड टू द शॉर्ट डेफिशिएंसी इन द मेमोरी, कि हमारी बॉडी में हर एक ऑर्गन का इम्पोर्टेंस है। अगर जैसे हर एक बॉडी पार्ट वहीं पे जैसे ही काम करते हैं वहाँ पे उतना काम करना चाहिए, तो उसके लिए भी पानी जरूरी है। अगर 2 मात्रा से भी पानी कम हो गया तो हमारी मेमोरी में उसको हमारी मेमोरी में उसको डिफेक्ट दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल, जितनी मात्रा में हमारे शरीर में पानी चाहिए उससे भी कम मात्रा में, और उससे भी कम जब मात्रा में हमने पानी पीना होगा तो उसकी इफेक्ट हमारी मेमोरी में दिखाई देती है। यहाँ पे देखिए, ड्रिंकिंग 5 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट एंड ब्लैडर कैंसर। ओके। तो अभी मैंने जैसे पूछा आपको कि दिन में कितना पानी पीना चाहिए, तो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 10 ग्लास नेचुरली बोलते हैं, पर यहाँ पे कितना दिया है, 5 ग्लास। तो 5 ग्लास पानी पीने से क्या होता है कि जो हार्ट अटैक जो प्रॉब्लम होते हैं वगैरह, जो हम बोलते हैं कि ब्लॉकेज के जो प्रॉब्लम होते हैं, ब्लैडर जो कैंसर होता है, उससे इंसान बच सकता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपरली? Yes, ma'am. ओके। अगर यस मैम आगे का देखिए, वाटर जनरेट्स इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी इनसाइड एवरी सेल ऑफ बॉडी। ये हम सबको पता है कि जैसे हम पानी पीते हैं तो वो हमारे जो पानी होता है वो हमारी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से हमको मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप थक के आए, बहुत चल के आए, ओके, घर में आप फॉर एग्जाम्पल कहीं बाहर से आप चलते चलते ही आए हैं, ओके, 15-20 किलोमीटर चलते आए हैं, तो आप जब भी आप घर में प्रवेश करेंगे या घर में एंटर होंगे तो आप सबसे पहले क्या मांगेंगे, क्या मांगेंगे आप? पानी. पानी। घर में कोई पानी मेहमान आते, घर में कोई भी मेहमान आते हैं तो हम सबको सबसे पहले उनको क्या देते हैं? घर में कोई बाहर से आते हैं तो हम क्या देते हैं? पानी देते हैं। मीन्स पानी देते हैं. उसकी जरूरत वहाँ पे है, उसकी जरूरत वहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल, जितना गर्मी में पानी पिया जाता है, गर्मी के सीजन में जितना पानी पिया जाता है, उतना ठंडी के सीजन में हम पानी पी सकते हैं क्या? नहीं पी सकते. नहीं, पीना चाहिए, फिर भी नहीं पी सकते हम लोग, क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रेशन का जो डिहाइड्रेशन होता है वो कैसा होता है, ठंडी में कम होता है, और गर्मी में कैसा होता है, गर्मी में कैसा होता है डिहाइड्रेशन? ज्यादा होता है. ज़्यादा होता है। तो जिसकी वजह से पानी बॉडी से कम होता है, तो उतना एक तो पानी हम जितना पीते हैं वो डिहाइड्रेशन हो जाता है, या यूरिन थ्रू वो पानी निकल जाता है, तो उसकी वजह से पानी कम होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी हमको पीना चाहिए। ओके। ओके, यहाँ पे देखिए, it increase the rate of absorption of essential substances from the food. ओके। तो जितना जैसे हम खाना खाते हैं, ओके, तो उसको पचाने के लिए भी, उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी पानी पीना जरूरी है। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. यस जैसे फॉर एग्जाम्पल,
जैसे हम रात को सो के उठते हैं, ओके, सुबह उठते हैं, तो हमारा जो मुंह होता है तो कैसा होता है, सूखा हुआ होता है, स्मेल आता है, सूखा हुआ होता है। सूखा हुआ हाँ, होता है, स्मेल आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना मुंह बंद रहता है, जितना टाइम हम सोते रहते हैं, तो उतना टाइम हम पाणी नहीं पिते हैं, ओके। तो उसकी वजह से क्या होतं आहे, जो त्याला आता आपण मराठीत म्हणतो लाळ, लाळ जी तयार होते ती तयार होते का सकाळी, होते, पण प्रमाण कसं असतं, प्रमाण कमी. कसं असतं, कमी असतं, ओके। तो कमी दॅट असतं. इज हा जास्त असतं, जास्त असतं, जास्त असतं का सकाळी आपण, कमी कमी. असतं. कमी असतं, ओके। मग सकाळी जेव्हा आपण चूळ वगैरे भरतो किंवा तोंड वगैरे धुतो, तर तेव्हा जे पित्त आपण काढतो तेव्हा ते पित्त निघतो, पण जी लाळेचा जो प्रमाण असतो ते कसं असतं, कमी असतं, ओके। यहाँ पे अभी हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, इट इंक्रीज द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट मेनी डिजीज। तो जितना ज़्यादा हम पानी पीते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम पे उतना इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है। जितना पानी ज़्यादा पिएंगे उतना इम्यून सिस्टम कैसा होगा, स्ट्रांग होगा कि वीक होगा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा, ओके। इट इज द मेन सॉल्वेंट फॉर ऑल फूड्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड their ट्रांसपोर्टेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जितना बॉडी में हमारा विटामिन जाता है, मिनरल्स जाता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी जरूरी है, उसको पानी जरूरी है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपने तीखा मिर्ची खा लिया तो क्या करेंगे, पानी पानी करेंगे ना, यस और नो, यस, पानी यस, पानी Yes. करेंगे ना। लेकिन आपने Yes. कुछ मीठा खा Yes. लिया, मीठा खाया है, गुलाब जाम खाया है, तो आप ज्यादा पानी पियेंगे, कम पानी पियेंगे, कम पानी पिएंगे। कम पानी पियेंगे, ओके। सो टू, कम. हाँ, तो टू डाइजेस्ट सम vitamins, foods and minerals and their transportation in the body, that water is necessary, okay। Then next point is water regulates the temperature and maintain equilibrium। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को ठीक रखने के लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा है। हमारे बॉडी टेम्परेचर को ठीक रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, यस मैम। Yes. ओके। अभी ये Yes, क्वेश्चन ma'am. खत्म हो गया, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अभी ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, एज जस्ट लाइक अ शॉर्ट नोट, ओके। अभी नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन है, देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पे, रॉक्स, ओके। रॉक एंड रोल वाला रॉक्स नहीं, रॉक मीन्स अबाउट स्टोन, ओके। लेट्स सी, ओके। अभी ये देखिए, rock is solid mass of pure minerals. Minerals are defined as naturally occurring inorganic solid material with defined internal crystal structure and chemical position, ओके। तो रॉक जो होता है, जो जिसको मराठी में क्या बोलते हैं, दगड़ और पत्थर। तो पत्थर होता है वो कैसा होता है, सॉलिड मास होता है, जो मिनरल है वो सॉलिड मास होता है। तो मिनरल्स को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसमें इनऑर्गेनिक सॉलिड मटेरियल होता है, जिसकी वजह से उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टल होता है, और उसमें केमिकल थोड़ा सा मिला हुआ होता है। डू यू अंडरस्टैंड, ये थोड़ी सी साइंटिफिक लैंग्वेज, डू यू अंडरस्टैंड, यस और नो, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. देर आर 3 टाइप्स। सो नहीं रहे ना आज, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा सोने का आपका इरादा है, आप थोड़ा सा आवाज थोड़ा सा ऐसा आ रहा है नो मैम। कि अभी 2-2:30 बजे हैं, अभी सो जाएंगे, ओके। तो आगे देखेंगे, देर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, ओके। तो पहला है इग्नेशियस, सॉरी, हाँ, इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंटरी और तीसरा है मेटामॉर्फिक। तो आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। तो रॉक्स में कितने टाइप आपको दिखाई देते हैं, कितने टाइप दिखाई देते हैं, 3। सिर्फ मिहिर को, हाँ, मिहिर को देना है आंसर, मुस्कान को देना है, बाकी के 28 लोग कहाँ हैं, बाकी के 20-25 लोग कहाँ हैं। मुझे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे दिखाई देते हैं, हाँ,
31% are seen, but where are they? Where are they? ओके यहाँ पे देखें तो 3 टाइप्स के हमको रॉक्स दिखाई देते हैं। तो जब भी आप रॉक्स को देखेंगे तो आपको 3 टाइप्स के रॉक्स दिखाई, आपको याद आएंगे कि हमने ऐसा कुछ पढ़ा है। तो सबसे पहला है, नाम क्या है? इग्नियस। क्या है? इग्नियस। दूसरा है सेंडिमेंट, इंजीनियस। ओके। दूसरा है सेंडिमेंटरी, दूसरा है सेंडिमेंटरी, और तीसरा तीसरा है मेटामॉर्फिक। ओके अभी ये 3 रॉक किस टाइप के होते हैं अभी हम देखने वाले हैं। When there is the chemical weathering of igneous rocks, loose materials that are carried by wind, water, glaciers and deposited in the course of time as sediments. Okay, यहाँ पे अलग है। When there is a chemical weathering of igneous rocks, तो जो पहला जो igneous rocks होता है उसमें सिर्फ केमिकल ही होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है जैसे क्रिस्टल और केमिकल, तो उसमें सिर्फ केमिकल होता है। जो दूसरा है सेडिमेंटरी, वो किस टाइप का रॉक है? लूज मटेरियल दैट आर कैरिड बाय द विंड, वाटर एंड ग्लेशियर्स। तो जैसे वो एक प्रकार का मटेरियल होता है कि लूज मटेरियल होता है, उसका थोड़ा जो हम बोलते हैं वेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो वो किसके साथ आता है कि फॉर एग्जांपल हवा बह रही है, ओके, मिट्टी के कण हम बोलते हैं। हवा जब ज्यादा बहती है ना, ज्यादा बहती है तो मिट्टी के कण हमारे आसपास दिखाई देते हैं। यस, हमारे आसपास हमारे बाजू से पास हवे हो जाते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। बड़े बड़े पत्थर की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो मिट्टी के कण होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उसकी मैं बात कर रही हूँ, सेडिमेंटरी रॉक्स। ओके। देन वाटर, जो पानी से खींचते हुए आते हैं, और ग्लेशियर्स के पानी के नीचे, फॉर एग्जांपल जो नदी नाला है, जो लेक्स है, तो उसके नीचे, उसके जो लास्ट बॉटम होता है ना, वहाँ पे सब कुछ जमा हुआ होता है, जमा हुआ होता है। त्याला आपण मराठीत काय म्हणतो? गाळ म्हणतो की नाही? गाळ सगळं खाली बसलेलं असतं की नाही? हाँ, that is called glaciers. So deposited in the course of time as sediment. Okay, तो इस टाइप का एक रॉक्स होता है। And soil by the process called lithification and converted into sedimentary rocks. तो ये जो sedimentary rocks है उसको soil की मदद से उसको कन्वर्ट करते हैं और उसको सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं, जो हवा से आता है, पानी से आता है। और जो ग्लेशियर्स है उसको पर्टिकुलर टाइम में कि मिट्टी की मदद से उसको कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली? ये जरूरी है। ओके। यस मैम। Action with heat, action with heat coupled with pressure convert igneous and sedimentary rocks into metamorphic rocks. अभी metamorphic rocks कैसे रेडी होता है? तो किसी हीट की वजह से ज़्यादा वहाँ पे हीट होता है, तो ये जो आगे के दो हमने देखे, इग्नियस और जो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, वो किसमें कन्वर्ट होते हैं? किसमें कन्वर्ट होते हैं? तीसरा नाम, मेटामॉर्फिक रॉक। हाँ, मेटामॉर्फिक रॉक्स में वो कन्वर्ट होते हैं। अब द मेंशन 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स कीप कन्वर्टिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। तो जो आपको ये 3 टाइप्स के जो रॉक्स बताए हैं, उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो केमिकल उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको इसमें क्या किया जाता है? केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अभी ये देखिए, हाँ, अभी आपको आप अभी देखेंगे आप। ओके, यहाँ पे आपको जो रॉक्स की जो इमेज दिखाई दे रही है, रॉक्स की आपको इमेज दिखाई दे रहे हैं, यस और नो? हाँ, तो ये इमेज है। यस मैम। ये जो पहला हमने जो पढ़ा कि इग्नियस रॉक्स है, तो इस टाइप के इग्नियस रॉक्स होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? इस टाइप के इग्नियस रॉक्स होते हैं।
ओके, अभी ये दूसरा देखिए, ये सेडिमेंटरी रॉक्स है, ये सब सेडिमेंटरी रॉक्स है। ओके, अभी ये तीसरा देखिए, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। स्टोन में भी अलग अलग जो टाइप्स दिखाई देते हैं रॉक्स में, तो ये है। ओके, अभी आपको ये दिखाई देगा कि शायद आपको ये पता चले। So do you understand in a much better way, all of you?
हेलो, Yes, ma'am. डू यू Yes, ma'am. अंडरस्टैंड Yes, इन ma'am. मच बेटर वे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी आपको Yes, पता ma'am. चला कि स्टोन कैसा होता है, स्टोन किस प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, उसका ही आपको वीडियो बता है। ठीक है, डू अंडरस्टैंड इन मच बेटर वे ना? Yes, आगे ma'am. बढ़े, आगे बढ़े। Yes, ma'am. ओके, Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. हाँ हाँ, यस यस। ओके, अभी हम बात कर रहे हैं सॉइल। ओके, सॉइल इज द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जैसे हम सभी को पता है कि जो मिट्टी है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ओके, ऑन द अर्थ। इट इज द मिक्सचर ऑफ वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर। तो किससे बना है, मिट्टी किससे बना है? वाटर से, मिनरल से और ऑर्गेनिक मैटर से। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल विदरिंग ऑफ रॉक्स। ओके, तो उसमें कौन सा रॉक्स इस्तेमाल मीन्स उसमें क्या आता है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक्स, जैसे हमने अभी रॉक के बारे में पढ़ा। ओके, जनरली देयर इज अ 90% ऑफ सॉइल इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर एंड ओनली 5% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो रॉक्स, जब मिट्टी की बात करते हैं तो 90% उसमें इनऑर्गेनिक मैटर होता है और 5% ओनली ऑर्गेनिक मैटर होता है। द इनऑर्गेनिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्साइड ऑफ मैंगानीज एक्सेट्रा। तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक मैटर्स और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब क्या? तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मतलब ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हम अपने बचपन में पढ़ चुके हैं। तो ऑक्साइड, ये जब सब मिला के कॉम्बिनेशन ऑफ सॉइल का होता है, इनऑर्गेनिक मैटर है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है। ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डिटरमाइंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल। ओके, तो जितना ऑर्गेनिक मैटर का जो कितना प्रोपोर्शन होता है, ओनली 5%। तो वो प्रोडक्टिविटी किस जमीन में किससे कितना अनाज कौन सी मात्रा में उगाना चाहिए, तो वो इस पे डिपेंड रहता है। ठीक है, ठीक है। Yes, डू ma'am. यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. then micronutrients are the important for the supporting plant life in the soil। जो सॉइल में ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत बारीक होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनका वो क्या करते हैं, वो जो प्लांट होते हैं तो उसको वो सपोर्ट करते हैं। कि फॉर एग्जांपल जब हम कभी भी पौधे को हम जमीन में लगाते हैं, वो तुरंत लग जाता है क्या? तुरंत लग जाता है? नहीं, हाँ, नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको? उसके लिए क्या करना पड़ता है? खड्डा खोदना पड़ता है। पौधा लगाने के यस ओके, ओके, उसमें पानी डालना पड़ता है। ओके, उसके बाद हम उसको ठीक से एडजस्ट करते हैं उस पौधे को, और कितने प्रमाण में पानी डालना है हमको पता होना चाहिए। उसके बाद हम उस पर मिट्टी डालते हैं, उसको सेट करते हैं। ओके, तो जो उसमें मिट्टी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो कैमरा और समथिंग लाइक दैट वी कैन सी इट। ओके, तो उसकी वजह से हमको वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमको कभी कभी दिखाई देते हैं। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पौधे को या पेड़ को जिंदगी देने का काम करते हैं, मीन्स उनको बचाने का काम करते हैं। तो दीज एलिमेंट्स इंक्लूड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो उसमें किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है? तो एक कार्बन है, ओके, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। ओके, क्योंकि पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं, तो हम ऑक्सीजन देते हैं